हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। एक तरह से यूँ कह लीजिए कि आज हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि अब तक जितने हमारी वीडियो क्लास हो चुकी हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, उसके आधार पे ही आज हम आपका यहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं। बहुत सिंपल जनरल क्वेश्चंस हैं, ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में आते भी रहे हैं, इसलिए ही मैंने इनको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कहा है। पहला क्वेश्चन आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू द फोर्स, कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब इन्फोर्सेबल हुआ था। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी हम कोई एक्ट रीड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि वो एक्ट कब इन्फोर्सेबल हुआ था। तो आपको भी इसका आंसर आई थिंक अब तक तो आपने कर भी लिया होगा, और इसका सही आंसर है यह 1 जुलाई 1930 को इन्फोर्सेबल हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुड्स विथ इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डज नॉट इंक्लूड। भाई सबसे पहले तो बहुत कुछ क्वेश्चन में भी समझ में आ रहा है। मैंने कई बार इससे पहले भी जब एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं तो उनमें भी मैंने ये बताया है कि सबसे पहले एमसीक्यू करते समय स्पेशली क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की भाषा को पे ध्यान दिया करो कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो गुड्स है जिसका मीनिंग कहाँ बताया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में है। तो गुड्स में हम सभी जानते हैं, यह बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 जो डेफिनेशन है गुड्स की, कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं गुड्स में। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डज नॉट इंक्लूड। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें तो इंक्लूड होती हैं, लेकिन एक्शनेबल क्लेम और मनी ये इंक्लूड नहीं होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। क्योंकि एक्शनेबल क्लेम्स और मनी गुड्स में इंक्लूड नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा जा रहा है, मर्केंटाइल एजेंट इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर से आपसे सेक्शन पूछा गया है कि मर्केंटाइल एजेंट को सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके इसके ऑप्शन देखूंगी। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 की, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 की, तो क्या वहाँ पर मर्केंटाइल एजेंट को डिफाइन किया गया है? नहीं। तो फिर क्या डिफाइन किया गया है? भाई वहाँ पर तो प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। चलिए ठीक है, इसका मतलब इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। अब मैं अगर बात करूं सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 की, क्या वहाँ पर डिफाइन किया गया है मर्केंटाइल एजेंट को? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुड्स को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये भी आंसर हमारा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर भी डिफाइन नहीं है ये। चलिए ठीक है, अब मैं बात करूं सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 की, क्या मर्केंटाइल एजेंट वहाँ पर डिफाइन है? अब तक आपने अपनी कॉपी पेंसिल में अपना इस आंसर नोट कर लिया होगा, और आप सभी का आंसर जहाँ तक मैं समझ रही हूँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ही होगा, बिकॉज इट इज़ अ करेक्ट आंसर। अब ये एक बचा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 10। हम सभी को पता है इसमें क्या था, इसमें प्राइस को डिफाइन करा गया था, इसलिए इसका आंसर ये नहीं है। ऑफकोर्सली वैसे भी हमें हमारा आंसर मिल चुका है कि मर्केंटाइल एजेंट को सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, फिर से मैंने यहाँ पर सेक्शन पूछ लिया, इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंडीशन हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ। भाई अगर कंडीशन का नाम आ रहा है तो वारंटी तो अपने आप ही संग में आ जाता है, सबको पता है। और आई थिंक इतनी देर में जब तक मैंने क्वेश्चन को बोला है तब तक तो आंसर भी आप लोगों ने बता दिया होगा, और इसका आंसर है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, जिसमें कंडीशन को बताया गया है। तो फिर अगर मैं पूछूं वारंटी कहाँ पर है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि मैडम
वारंटी को तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, इसलिए हमारा इसका जो प्रेजेंट है क्वेश्चन, उसका आंसर होगा कि मैडम कंडीशन को सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन में स्पेशली आपको वारंटी को भी बताया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है एक, कि जब भी कंडीशन को अगर पता है, आपको कंडीशन को पूछा जा रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि कंडीशन जहाँ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में डिफाइन है, वहीं पर वारंटी को सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में ही डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शन 17 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्रोवाइड्स फॉर इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेक्शन 17 इम्प्लाइड कंडीशन से रिलेट करता है, लेकिन वह कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन को बता रहा है। तो आपको यह पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो आपका सेक्शन 17 है, वो जो इम्प्लाइड कंडीशन होती है वह है बाय सैंपल। मैं इम्प्लाइड कंडीशन पर भी पूरी तरह से एक वीडियो क्लास बना चुकी हूँ, आप एक बार उसको भी ज़रूर देखें। फ़िलहाल तो आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कि सेक्शन 17 में जो इम्प्लाइड कंडीशन बताई गई है, वह इम्प्लाइड कंडीशन बाय सैंपल से रिलेट करती है। अगर एक जनरल क्वेरीज में पूछूं अगर मैं आपसे, भाई हो सकता था एग्जामिनर आपसे यह पूछ लेता कि बाय डिस्क्रिप्शन जो है वह कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन है, तो आपको पता होना चाहिए था कि यह सेक्शन 15 में इसको बताया गया है। यह भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है, लेकिन इसे सेक्शन 15 में बताया गया है। प्रेजेंट क्वेश्चन में बात की जा रही थी सेक्शन 17 की, जिसका आंसर आना था यहाँ पर बाय सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच सेक्शन अनपेड सेलर हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। भाई बहुत सिंपल है, एग्जामिनर ने सिर्फ इतना पूछा है कि अनपेड सेलर को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो आपको आंसर बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सेक्शन 45 में अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है। देखिए, मैं आपसे बार बार जब भी एमसीक्यूज़ करवाती हूँ, सेक्शंस पूछ रही हूँ, तो मैं आपको बार बार यही एडवाइस भी करती हूँ बच्चों कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने सेक्शन के पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश यही करा करें कि आप ऑप्शनल पे डिपेंड ना हो, बल्कि आपको क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में था, प्रेजेंट क्वेश्चन में यहाँ पर एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि अनपेड सेलर को कहाँ डिफाइन किया गया है। हमें पता है सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है, हमें बाकी के ऑप्शन इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसलिए हम डायरेक्टली आंसर कर देंगे कि सेक्शन 45 में ही मैम अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विच एग्जाम्पल कैन बी रिगार्डेड एज अ इम्प्लाइड कंडीशन। देखिए, आपको पहले से पता है कि दो तरह से होता है, एक कंडीशन और एक वारंटी, इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी, और ये दोनों भी बताए गए हैं अलग अलग। यहाँ मैंने आपसे यह क्वेश्चन पूछा है इसमें कि जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, उन 4 ऑप्शन में से, उन 4 एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल ऐसा है जो कि इम्प्लाइड कंडीशन को रिगार्ड कर रहा है, तो वो एग्जाम्पल कौन सा है। सबसे पहले आपको ही पता होना चाहिए कि यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब क्या है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जब भी सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, तो जब सेलर की तरफ से अपना कोई भी गुड्स बेचा जा रहा है बायर के लिए, तो उसके साथ में यह इम्प्लाइड कंडीशन लगी रहती है कि जो सेलर है वो उसको बेचने का राइट रखता है। इसका मतलब यह इम्प्लाइड कंडीशन रहती है कि सेलर के पास में उस गुड्स पर टाइटल है। और हम सभी जानते हैं कि अगर कंडीशन को ब्रीच किया जाता है, और हम सभी जानते हैं कि अगर इस कंडीशन को ब्रीच किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो बायर होता है
वह उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करवा सकता है। बाकी के जो ऑप्शन दे रखे गए हैं, जैसा कि यह कहना कि बायर के पास इंजॉय करने का राइट होता है पजेशन को, या फिर गुड्स फ्री होते हैं किसी भी चार्ज से, तो ये दोनों बातें जो हैं वो वारंटी से रिलेट करती हैं, इम्प्लाइड कंडीशन से नहीं, यह इम्प्लाइड वारंटी से रिलेट करती हैं। जबकि एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि इन चारों में से वो एक एग्जाम्पल कौन सा है जो कि इम्प्लाइड कंडीशन से रिलेट करता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा सेलर हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स। तो आपको आंसर क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस हैज़ बीन प्रोवाइड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यह जो पॉइंट है कंडीशन एज क्वालिटी ऑफ फिटनेस, ये वाला पॉइंट कहाँ बताया गया है? यह सेक्शन 16 में बताया गया है। हम सभी जानते हैं सेक्शन 16 किससे रिलेट करता है? केवियट एम्पटर से रिलेट करता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 में ही प्रिंसिपल ऑफ केवियट एम्पटर को भी बताया गया है। कई बार एग्जामिनर हमसे यह भी पूछ लेता है डायरेक्टली कि प्रिंसिपल ऑफ केवियट एम्पटर को सेल ऑफ गुड एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो इसका आंसर सेक्शन 16 ही होता है। जो प्रेजेंट क्वेश्चन है कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, इसे कहाँ डिफाइन किया गया है? इसे सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वारंटी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट हैज़ बीन डिफाइंड। सबसे पहले तो यह मैं आपको अभी पहले भी बता चुकी थी कि वारंटी को सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर आपको यह बताना है कि ये जो परिभाषाएं आपको दे रखी गई हैं, इनमें से वारंटी की डेफिनेशन कौन सी है? अगर मैं एक एक करके ऑप्शन रीड करती हूँ, स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेन पर्पस एसेंशियल टू द मेन पर्पस की बात हो रही है, इसलिए यह पॉइंट वारंटी से रिलेट नहीं करता बल्कि कंडीशन से रिलेट करता है। दूसरा पॉइंट है स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस। यस, हमारा आंसर यह होगा, इसमें सेकंड पॉइंट हमारा आंसर होगा स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस। ये वाली जो डेफिनेशन है, यही वाली डेफिनेशन हमारी वारंटी की डेफिनेशन दे रखी गई है। आपका जो क्वेश्चन था वारंटी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट हैज़ बीन डिफाइंड, तो हमारा इसमें आंसर आएगा कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसी को यहाँ पर वारंटी में बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन आता है प्राइस हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एक एक करके ऑप्शन को देखो बहुत आसानी से। बार बार क्वेश्चंस में अगर सेक्शन पूछे जाते हैं तो मैं सारे सेक्शन इसलिए कवर करती हूँ ताकि आपकी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि रिपीट होकर बार बार यही चीज़ें पूछी जाती हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्या कहता है? यह गुड्स को डिफाइन करता है। वहीं पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 इंसॉल्वेंट को डिफाइन करता है, इसका मतलब इसमें नहीं आएगा। 8 में भी नहीं आएगा। 9 में क्या था? अभी करके चुके थे हम, मर्केंटाइल एजेंट था 9 में, इसका मतलब 9 में भी नहीं आएगा। लास्ट हमारा आंसर है प्राइस। यस, प्राइस के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 को डिफाइन किया गया है। आज आपके यहाँ पर यह MCQs कंप्लीट हो जाते हैं और आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में भी आए होंगे।